हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, सामान्य हिंदी रिवीजन महाकुंभ जो हमारा शुरू हुआ था दोस्तों, उसका आज भाग 7 है। अभी तक हमने भाग 6 इसमें कंप्लीट कर लिया है और भाग 6 तक हमने देखा। सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपका जो कवि परिचय वाला खंड है, जिसमें गद्य खंड और पद्य खंड दिया गया है, उसमें जितने भी साहित्यकार और कवि थे उनका रिवीजन हमने 6 भागों में किया। आज से दोस्तों इसमें हिंदी व्याकरण की क्लासेस का रिवीजन हम करेंगे। और ये महाकुंभ जो है हिंदी का, ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। लाइक जो अभी आपका वीडियो वीपीडीओ का एग्जाम होने वाला है, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, और उस प्लेलिस्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं उत्तराखंड जीके महाकुंभ या परीक्षा वाली महाकुंभ के नाम से हुआ है। तो वहां से आपका उत्तराखंड का जीके का पूरा रिवीजन हो जाएगा। बाकी जीएस के टेस्ट के लिए आपकी जीएस टेस्ट सीरीज चल रही है, जो कि आपकी डेली आती है रात में टेस्ट सीरीज, उसको भी आप फॉलो करें। सामान्य हिंदी की, सामान्य अध्ययन की और उत्तराखंड जीके की। इसके अलावा दोस्तों पीवाईक्यू खूब लगाएं, और साथ ही जो हमारे फुल एंड प्रैक्टिस सेट शुरू हो चुके हैं आगामी वीडियो वीपीडीओ एग्जाम के लिए, इन प्रैक्टिस सेट्स को भी आप इनरोल करना है, ठीक है। इसमें इस बार 25 फुल एंड प्रैक्टिस सेट्स हैं, और साथ ही 90 इसमें मॉक टेस्ट है, सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जीके और सामान्य अध्ययन के। तो बहुत अच्छे से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है इस बार। जो भी आपको 90 मॉक टेस्ट दिए गए हैं, 30 हिंदी के मॉक टेस्ट हैं, 30 सामान्य दिन के। तो हिंदी में 20 है प्रश्नों की संख्या, सामान्य दिन में 30 प्रश्न होंगे एक टेस्ट में, और उत्तराखंड जीके वाले टेस्टों में 40 प्रश्न एक मॉक टेस्ट में होंगे। यानी कि मान लो 30 पेपर आपको इजी टू मॉडरेट पहले ही दिए जा चुके हैं रीजनिंग को छोड़ के। बाकी 25 फुल एंड प्रैक्टिस सेट आपकी ये 6 जून से शुरू हुए थे दोस्तों, और ये प्रैक्टिस सेट अभी भी चल रहे हैं। आप इसमें अभी भी इनरोल कर सकते हैं, तो जरूर कीजिएगा एग्जाम से पहले। बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको इसका मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। तो आप लोग इसको देख सकते हैं, और जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको कहीं से भी मिलता है आप लगाइए, खूब लगाइए। खूब प्रैक्टिस सेट, पीवाईक्यू, आपके अपने नोट्स और मॉक टेस्ट, यही 4 जो हमारे पिलर हैं आपको ग्रुप सी या वनडे एग्जाम क्लियर करवाने में सबसे मददगार होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं टॉपिक में। आज देखेंगे दोस्तों संज्ञा, जो कि हमारा पहला टॉपिक रहेगा व्याकरण सीरीज का। तो संज्ञा देखिए, संज्ञा और इसके भेद हम जानेंगे। संज्ञा हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, नाउन। तो संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो नाम होता है, यानी कि नाम को ही एक हिसाब से संज्ञा कहा जाता है। जैसे कि किसी वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जैसे कोई वस्तु है उसको हम नाम लेके तो पुकारते हैं ना, कुर्सी है, मेज है, ठीक है, बोर्ड है। और वस्तु की बात कर, स्थान की बात करें तो जैसे दिल्ली है, बंबई है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है। भाव की बात करें तो भाव में हमारे जैसे आ जाता है भाव में जैसे हमारा आ जाता है बहुतायात, सुंदरता, अब गरीबी, ठीक है, जो भी भाव दर्शाते हैं। और प्राणी में हमारा जो आ जाएगा, जैसे कि प्राणी का नाम राम हो गया, मोहन हो गया, सीता हो गई, गीता हो गई। तो यानी कि किसी भी वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि को जिस नाम से जाना जाता है वही संज्ञा कहलाती है, ठीक है। ये सिंपली आपने समझना है। संज्ञा शब्द का जो अर्थ होता है वो सम धन ज्ञा मिलकर बना होता है। संज्ञा मतलब सम धन ज्ञा। कभी पूछ सकता है संज्ञा का संधि, जो हमारा वर्ण विन्यास है, संधि विच्छेदक क्या होता है, तो ये सम धन ज्ञा से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला। यानी कि संज्ञा शब्द ऐसा शब्द है जो संबंधित वस्तु, प्राणी या भाव आदि का पूर्ण पूर्ण ज्ञान कराएगा। यानी कि उसका जो नाम है, जैसे नदी की बात करें तो नदी जो नाम है वो नदियों का बोध करा रहा है ना। और ऐसे राम जो है, राम एक प्राणी का बोध करा रहा है। ऐसे बात करें, देखिए भाई, वस्तु की तो मेज है, मेज एक वस्तु का बोध करा रही है। तो नाम जो है वस्तु, प्राणी, स्थान आदि का बोध करा रहे, तो यही हमारा क्या है, सम्यक ज्ञान कराने वाला शब्द संज्ञा है, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, बहुत आसानी से संज्ञा आपके समझ में आ गई होगी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो संज्ञा जो है भाई, देखिए संज्ञा के भेद हम जानने से पहले, संज्ञा के जो भेद हैं उसको जानने से पहले दोस्तों आपको ये जानना होगा कि संज्ञा जो होती है, 2 प्रकार से इसके भेद किए जा सकते हैं। पहला प्रकार है व्युत्पत्ति, रचना या जाति के आधार पे। तो व्युत्पत्ति, रचना या जाति के आधार पे संज्ञा 3 प्रकार की होती है, जिस जो हम शब्द भेद में भी पढ़ते हैं, जो कि होता है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो ये हमारी व्युत्पत्ति, रचना या जाति के आधार पर संज्ञा का ही भेद है। तो रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों जो जिनके सार्थक खंड नहीं हो पाते। जैसे कि मैं बोलूं रोटी, रोटी एक रूढ़ शब्द है, लोटा, ठीक है, क्या हम इसको तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते हैं। यौगिक शब्द जैसे हमारा विद्यालय हो गया, विद्यालय यानी कि विद्या धन आलय, विद्या मतलब शिक्षा, आलय मतलब घर, 2 शब्दों के मेल से बना है ना यौगिक शब्द। योग रूढ़ शब्द भी ऐसा ही होता है लगभग, जो 2 शब्दों के योग से बनता है या सिंगल भी होता है। जैसे पीताम्बर में बोलो, पीताम्बर का मतलब क्या होता है? पीला है अंबर जिसका, ठीक है, पीला अंबर धारण करने वाला पीताम्बर। लेकिन तीसरा अर्थ निकल जाता है जो कि भगवान श्री कृष्ण में होता है। ऐसे में बोलो दशानन, तो दशानन क्या है? 10 है आनंद जिसके, यानी कि 10 है सिर जिसके। अब 10 सिर किसके होते हैं? रावण के होते हैं, यानी कि तीसरा अर्थ निकल गया। तो ऐसे शब्द योग रूल कहलाते हैं। यानी कि व्युत्पत्ति, रचना या जाति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं,
जो कि हम शब्दों के भेद में भी पढ़ते हैं। ठीक है, शब्द भेद में भी ये हम पढ़ लेते हैं, तो संज्ञा के दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। संज्ञा के दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट रहता है दोस्तों, वो रहता है अर्थ के आधार पर संज्ञा भेद। ध्यान रखेंगे, अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद होते हैं। उससे पहले दोस्तों आप जान लीजिए, संज्ञा शब्द जो होते हैं ये विकारी शब्द होते हैं। अब विकारी शब्द क्या होता है भाई? विकारी शब्द वो शब्द होते हैं जिन पर लिंग, वचन और काल के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। लिंग, वचन और काल के अनुसार जो शब्द बदल जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। लिंग, वचन, काल के अनुसार जो शब्द नहीं बदलते वो अविकारी कहलाते हैं, जैसे कि अव्यय शब्द या क्रिया विशेषण। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा एंड लास्ट भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक। तो नाम से ही पता चल रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध जिस संज्ञा से हो या संज्ञा के जिस रूप से हो, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे राम हो गया, राधा हो गई, दिल्ली हो गई। अब राम देखिए, राम जो होगा, राम नाम का बंदा एक ही होगा ना, मतलब वो तो बहुत सकते हैं लेकिन अलग अलग है वो। तो राम जो है एक व्यक्ति का बोध कराता है, राधा भी व्यक्ति का बोध करा रही है। और वस्तु जैसे मैं बोलूं मेज, कुर्सी आदि बोलूं तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। दिल्ली जो है स्थान का बोध कराएगा, मुंबई में बोलूं तो स्थान का बोध कराएगा। तो ये सभी हमारे आ जाते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा सिंपली रिलेट करते हैं जो संज्ञा की परिभाषा है किसी वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को यहाँ पर हम संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यहीं तक सीमित रहती है। ठीक है, इसके बाद जो अगली संज्ञा आती है वो जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा में दोस्तों समझिएगा, जातिवाचक संज्ञा जो होती है किसी वस्तु की पूरी जाति का बोध कराती है, यानी कि पूरी कम्युनिटी का बोध कराएगी जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैं बोलूं लड़का, लड़के से पूरे संपूर्ण जो लड़के हैं उनका बोध हो रहा है ना, यानी कि जो नर जाति है उसका बोध हो रहा है। लड़की से पूरा जो हमारी नारी जाति है उसका बोध हो रहा है। पशु से मैं कहूं तो पशु से सभी जो पशु हैं सब आ गए इसमें, गाय, भैंस, जितने भी हैं, बाघ, भालू, जितने भी होते हैं, जंगली पशु बोलो या घरेलू पशु बोलो, तो पशु बोलने में सभी पशु इसमें इंक्लूड हो जा रहे हैं। और नदी की बात करें तो नदियों में सभी नदी आ जाएंगे, जैसे कि गंगा, यमुना, सरस्वती, घाघरा, गंडक, कोसी। तो नदी में सब नदियां आ गई। यानी कि संज्ञा का वह रूप जिससे वस्तु की पूरी कम्युनिटी यानी कि जाति का बोध हो वो कहलाती है जातिवाचक संज्ञा। अभी जैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने वाले शब्द भी आएंगे, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे होती है भाई द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी संज्ञा है? तो द्रव्य, जैसे कि नाम पड़ता है, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, गैस और हमारा क्या होता है, द्रव। ठीक है, द्रव, ठोस, गैस। यानी कि संज्ञा का वह रूप जिससे सामग्री का बोध होता है और वह सामग्री ठोस, द्रव एवं गैसीय तीनों पदार्थों में हो सकती है। तो इस प्रकार की संज्ञा को कहा जाता है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देखिए, सोना, लोहा, घी, ऑक्सीजन, धुआं, कोहरा, पानी। ठीक है, इसके अलावा तांबा, ये सभी क्या है हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसको तो आप देखते ही पहचान जाएंगे दोस्तों। इसमें आपको देखना है, इसमें आपको अमूमन देखने को मिलेंगी धातुएं, उसके अलावा द्रव और साथ ही गैसों के प्रकार, जैसे कि कोहरा हो गया, धुआं हो गया। ठीक है, और इसके अलावा अन्य जो भी महत्वपूर्ण यहाँ पर, जैसे कि मैं बोलूँ घी की जगह मैं बोलूँगा तेल, तेल भी हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाएगा, द्रव्यवाचक में। और पानी जो हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा है। ठीक है, और अन्य धातुएं जो है सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। यानी कि इसको देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा है, ज्यादा कठिन नहीं होती। इसके बाद नेक्स्ट देखिए समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक और जातिवाचक में आपने थोड़ा भेद समझना है। जातिवाचक में क्या बोला मैंने? जातिवाचक संज्ञा किसी वस्तु की पूरी जाति का बोध कराती है, जबकि समूहवाचक संज्ञा जो होती है किसी व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर पूरे समूह का बोध कराएगी। एक पूरे समूह का आपको बोध होगा, ग्रुप का। ठीक है, एक ग्रुप का बोध। जैसे कि टीम, अब टीम जो भाई एक आदमी से तो नहीं होगी, टीम में कुछ तो प्लेयर होंगे, 6 होंगे, 5 होंगे, 11 होंगे या 15 होंगे, है ना। टीम से क्या होता है, एक समूह का बोध होता है। ऐसे सभा, सभा हो रही होगी तो सभा में एक आदमी तो होगा नहीं, सभा में कुछ लोग होंगे। ठीक है, भीड़, भीड़ में तो बहुत से लोग होंगे। सेना हो गई, सेना भी एक आदमी से थोड़ी बनती है, सेना में बहुत से सिपाही और ऑफिसर्स होंगे। झुंड में मतलब बहुत से लोग होंगे, वो झुंड कोई भी हो सकता है, लोगों का भी हो सकता है, पशुओं का भी हो सकता है। तो ऐसा संज्ञा का वह रूप जो व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर पूरे ग्रुप का बोध कराए, ठीक है, समूह का बोध कराए, वो कहलाती है समूहवाचक संज्ञा। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है वो है हमारा भाववाचक संज्ञा। यानी कि संज्ञा का जो अर्थ के आधार पर 5वां रूप है वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति या वस्तु का बोध कराने वाले शब्द निहित रहते हैं। यानी कि भाववाचक संज्ञा से क्या समझे आप? भाववाचक संज्ञा में किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण और दोष, यहाँ पे मिस हो गया, गुण और दोष का बोध कराया जाएगा। यानी कि भाववाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति या वस्तु के गुण या दोष का
भाव कराएगी, जैसे कि वीरता, पुरुषत्व, लालिमा, मिठास, यौवन, ये सभी क्या है हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। अब देखिए, वीरता जो है किसी व्यक्ति की गुण को तो दर्शाता है ना, वीरता या कायरता, कायरता दोष है, जबकि वीरता क्या है, गुण है। ऐसे मैं बोलूं मिठास और खटास, मिठास या खटास क्या है, अगर किसी वस्तु में देखिए मिठास बोलेंगे तो वो उस वस्तु का गुण है, खटास बोलेंगे या कड़वापन बोलेंगे तो वो दोष है। तो यानी कि जिन शब्दों से संज्ञा का वह रूप जिससे व्यक्ति या वस्तु का गुण दोष का बोध होता है वो कहलाते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये थे भाई संज्ञा के 5 एग्जाम्पल। अब देखिए थोड़ा संज्ञा को मैं आपको समझा दूं, कभी कभी क्वेश्चन आता है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाइए, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल दे देता है, जैसे कि पशु, पशु जो है मैंने आपको बताया, पशु से क्या एक पूरी जाति का बोध हो रहा है ना, कोई भी पशु हो सकता है, इसमें पालती पालतू भी, जंगली पशु भी। तो पशु का जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा वो हो जाएगा पशुता। ठीक है, पशु का जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा वो पशुता हो जाएगा। बोलते हैं ना ऐसे पशुता वाला काम मत करो, यानी कि पशुओं में अकल नहीं होती, पशुता वाला काम यानी कि दोष दिखा रहा है। ऐसे मैं बात करूं दोस्तों बूढ़ा, बूढ़ा जो है आपका देखिए बूढ़ा, बूढ़ा जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बूढ़ा शब्द से समस्त बूढ़ी जाति का बोध हो रहा है। और बूढ़े का जो हमारा भाववाचक संज्ञा बन जाएगी वो बन जाएगी बुढ़ापा। ठीक है, ऐसे आपको समझ में आना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न शब्द का, निम्न जातिवाचक संज्ञा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। ऐसे कई बार क्वेश्चन बन जाता है भाई विशेषण से, विशेषण शब्दों का संज्ञा के रूप में परिवर्तन, विशेषण शब्दों का भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लीजिए कोई विशेषण शब्द है सुंदर, ठीक है, सुंदर एक विशेषण शब्द है। अब सुंदर का भाववाचक मैं बनाऊं बोलूंगा तो ये हो जाएगा सुंदरता, सुंदर का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, सुंदरता। ऐसे मैं बोलूं आपका कि प्यास, प्यासा, प्यासा जो है विशेषण है, प्यासा का अगर मैं भाववाचक संज्ञा बोलूं तो क्या हो जाएगा, ये प्यास। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे एक और आ जाता है कि सर्वनाम को भी संज्ञा में बदलिए, तो सर्वनाम शब्दों को, यानी कि सर्वनाम शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं बोलूं आपका निज शब्द, निज, निज एक सर्वनाम, आप पढ़ेंगे ना अभी सर्वनाम पढ़ेंगे तो देखेंगे उसमें निज जो है सर्वनाम का एग्जाम्पल है, और निज शब्द का भाववाचक संज्ञा बन जाती है निजता, निज शब्द का भाववाचक संज्ञा बनती है निजता। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों अहम, अहम मतलब क्या होता है, मैं, होता है ना अहम, और अहम से जो हमारी भाववाचक संज्ञा बन जाती है वो बन जाती है अहंकार। अहंकार एक दोष है ना, जब आदमी को अहंकार होता है तो उसका पतन हो जाता है। तो ये गुण और दोष किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में। तो दोस्तों कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि जातिवाचक से, सर्वनाम से और विशेषण से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित कीजिए, तब आपको आना चाहिए। बिल्कुल क्रिया से भी होता है और अव्यय से भी होता है, अब इतना डिटेल में जाएंगे नहीं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ अन्य महत्वपूर्ण एडिशनल फैक्ट। संज्ञा के जितने भी शब्द होते हैं भाई, संज्ञा शब्द जो होते हैं ये रूपांतरित शब्द होते हैं, इसलिए ये विकारी शब्द है। ठीक है, विकारी शब्द हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं, जो ये विकार है संज्ञा शब्दों में किन कारणों से होता है, तो ये 3 कारणों से होता है। संज्ञा शब्दों में विकार 3 कारणों से होता है। पहला होता है लिंग, दूसरा होता है आपका वचन, और तीसरा होता है कारक। ठीक है, यानी कि कारक, वचन और लिंग के आधार पर संज्ञा शब्द बदल जाते हैं। जैसे लिंग बोलो तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग के आधार पे, वचन मतलब एक वचन बहुवचन, और कारक जो है कारक चिन्ह, उनके आधार पे संज्ञा शब्द बदल जाते हैं। ठीक है, इसलिए संज्ञा शब्द विकारी होते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन, मतलब जितने भी डाउट्स या रिवीजन था संज्ञा का पूरा हुआ। अब आगे देखेंगे सर्वनाम। तो संज्ञा तो हमने देख लिया, संज्ञा क्या थी, संज्ञा का मतलब हम समझ गए थे। संज्ञा का अर्थ था किसी वस्तु, स्थान, भाव, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए जो संज्ञा शब्द हैं, जैसे कि मैंने बोला राम, राम बाजार जाता है, राम बाजार से आया, राम ने फिर ये काम किया। अब मैं हर बार राम राम को पैराग्राफ में बोलूंगा तो क्या वो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, है ना। अगर मैं कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ राम पर, तो बाद में मैं राम की जगह यूज करूंगा वह। ठीक है, राम बाजार गया, उसके बाद वह घर आया, फिर वह काम करने लगा, फिर उसने खाना खाया। तो वह और उसने मैं क्या कर रहा हूँ, राम की जगह प्रयोग कर रहा हूं। यानी कि संज्ञा शब्दों के जगह जो शब्द प्रयोग होते हैं वही कहलाते हैं सर्वनाम। तो ये हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, संज्ञा शब्दों के जगह जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है वह सर्वनाम कहलाते हैं। यह शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त न होकर सभी के लिए प्रयोग में आते हैं। ठीक है, तो ये सर्वनाम की डेफिनेशन है। एग्जाम्पल के तौर पे बोलूं मैं सर्वनाम के, तो मैं, आप, तू, यह, वह, कौन, कुछ, क्या, जो, सो, कोई आदि। तो ये सभी क्या है भाई, सर्वनाम के शब्द हैं जो कि अमूमन हिंदी में संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं।
अब बात करते हैं सर्वनाम की, तो सर्वनाम के भी भेद हमने देखने जरूरी है दोस्तों। जैसे संज्ञा के हमने देखा 5 भेद थे, ऐसे ही हमारे जो सर्वनाम है, सर्वनाम के होते हैं 6 भेद। ठीक है, तो 6 भेद कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसको संकेतवाचक भी कहा जाता है, ऐसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, और लास्ट होता है निजवाचक सर्वनाम। कई बार एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन बना देता है कि इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो 3 भेद दे देगा वो आपको, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, चौथा भाववाचक दे देगा जो कि संज्ञा है। अगर आप अच्छे से भेद याद नहीं रखोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि सर्वनाम के 6 भेद कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले इसमें होता है, देखिए पहला पॉइंट तो ये बन गया कि हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6 भेद है। क्वेश्चन आएगा कितने भेद? तो 6 भेद। संज्ञा के कितने भेद? 5 भेद। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे संज्ञा के कितने भेद थे? 3 भेद थे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये भी ध्यान रखना। तो सबसे पहला जो सर्वनाम होता है भाई, वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम दोस्तों, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे अभी मैंने राम के लिए किया नहीं, वह और उसका जो है पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। कभी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पहला सर्वनाम होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके कितने भेद हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब देखिए उत्तम पुरुष क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है दोस्तों वक्ता के लिए जिसका प्रयोग हो। वक्ता यानी कि बोलने वाला। वक्ता जब बोलता है ना, जैसे मैं बोलूं यह मेरा घर है, कौन बोल रहा है? मैं बोला यह मेरा घर है, तो यह भी सर्वनाम हो गया। मेरा जो हो गया इसमें शब्द, मेरा शब्द जो हो गया भाई, वो हो गया उत्तम पुरुष सर्वनाम। या मैं बोलूं यह हमारा घर है, तो मेरा, हमारा और मैं, हम आदि, ये सभी आते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम में। इसके बाद आता है मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो मध्यम पुरुष सर्वनाम में क्या होता है दोस्तों? सर्वनाम का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है। श्रोता मतलब सुनने वाला। जैसे मैं आप लोगों को बोलूंगा कि तुझे कल एग्जाम देने जाना है, तुझे कल एग्जाम देने जाना है, यानी कि आप श्रोता हो ना, सुन रहे हो, मैं आपको ही बोला तुझे, तो तुझे हो गया और तुम्हें हो गया, तुम्हें कल गांव जाना चाहिए। तो ये सभी आ जाते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम में। अन्य पुरुष सर्वनाम का जो एग्जाम्पल होता है दोस्तों, तीसरे पुरुष या अन्य के लिए जो यूज होता है वो कहलाता है अन्य पुरुष सर्वनाम। ठीक है, अब हम दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप और मैं बात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं आप और मैं, सामने से एक आदमी गुजरा, तो मैंने उसकी तरफ उंगली लगाई और बोला वह आदमी ईमानदार है, वह आदमी ईमानदार है, यानी कि वह शब्द जो है, ठीक है, वो क्या हो गया? अन्य पुरुष सर्वनाम, क्योंकि मैं तीसरे के लिए यूज कर रहा हूं ना उसको, तीसरे पुरुष या अन्य पुरुष के लिए। ऐसे में बोलूं यार यह आदमी अपनी माता की सेवा करता है। आप और मेरी बात हो रही है, मैं बोल रहा हूँ यार, एक आदमी जा रहा था हमारे सामने से, मैंने बोला यार यह आदमी अपनी माता की सेवा करता है, तो यह, वह, इन्हें, उन्हें, जो ये होते हैं ये अन्य पुरुष सर्वनाम के भेद में आते हैं। और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है ये थोड़ा डिफिकल्ट है सर्वनाम के अंतर्गत। अब इसमें सीधे क्वेश्चन ये बना देगा आपका, देखिए समझिए डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा यहां से कि एग्जामिनर पूछ लेगा आपको, तुम्हें जो है, तुम्हें किस सर्वनाम का भेद है? तुम्हें, तो अभी मैंने आपको बताया तुम्हें जब बोलेंगे हम, तो ये हमारा श्रोता के लिए प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन में तीनों आ जाएंगे, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, इनमें से कोई नहीं, चौथा ऑप्शन। तो तुम्हें जो है किसका भेद है? तो ये हमारा मध्यम पुरुष का है। ऐसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि निश्चयवाचक सर्वनाम में भी देखिए दोस्तों आपको यह, वह देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए निश्चयवाचक सर्वनाम ऑप्शन में नहीं है, तो क्वेश्चन बनता है कि ठीक है, वह अच्छा आदमी है, या वह जो है यह किस सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आता है। और मान लीजिए ऑप्शन में निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो फिर आपका वह जो होता है अन्य पुरुष में आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो सर्वनाम है भाई वो है निश्चयवाचक या संकेतवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक या संकेतवाचक जो सर्वनाम होता है, इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं, इस सर्वनाम से किसी वस्तु या वस्तु के निश्चयवाचक एवं दूर की वस्तुओं का बोध होता है। इसमें कोई भी वस्तु है दोस्तों, उसका निश्चय होने का बोध होता है और साथ ही दूर की वस्तुओं का बोध होगा। जैसे कि मैं बोलूं यह उसकी कार है, ठीक है, वह उसकी कार है, यानी कि वह जो है उसकी कार है, तो क्या हो रहा है? मैं ये बोला निश्चितता का बोध करा रहा हूं ना, फला आदमी है, मैं बोला कि वह उसकी कार है, यानी कि उसी की कार है, मैं निश्चितता का बोध दे रहा हूं। अगला है देखिए, वे तुम्हारे दोस्त हैं, यहां पे भी मैं बोल रहा हूं वे तुम्हारे दोस्त हैं, यहां पे भी निश्चयवाचक बोध दे रहा हूं मैं। यह मेरी साइकिल है,
ये भी मैं बोल रहा हूँ भैया, ठीक है, यह जो है मेरी साइकिल है। अगर मैं बोलूँ, ठीक है, वो मेरा घर है, वह मेरा घर है, या वो मेरा घर है, दूर, मैं बता रहा हूँ, वह मेरा घर है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, दूर की वस्तु का बोध हो रहा है ना, वह भी मेरा है। तो निश्चयवाचक और दूर की वस्तु का दोनों का बोध होगा, इसमें एक कॉम्बो बनेगा, और यहाँ पर हमेशा होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए, यह और वह यहाँ पर भी आ रहा है, और यह और वह अन्य पुरुष में भी आया है। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा, निश्चयवाचक और दूर की वस्तुओं का ज्यादा बोध होगा, जबकि अन्य पुरुष में आप एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि उसमें अन्य पुरुष के लिए यह और वह प्रयोग किया होगा। यहां पर अंतर को समझिएगा। वैसे दोनों ऑप्शन आते नहीं, अगर दोनों ऑप्शन में से अगर दोनों ऑप्शन कभी आते हैं तो फिर वाक्य के भेद को आपने समझना होगा, ठीक है। अगर वाक्य किसी अन्य पुरुष के लिए यूज हो रहा है, जैसे कि मैं बोलूं, वह कक्षा में ईमानदार है, ठीक है, वह कक्षा में ईमानदार छात्र है, तो वहां पर देखिए हम बोले कि कौन सा हमारा सर्वनाम होगा, तो वह कक्षा में ईमानदार छात्र है, तो कक्षा में ईमानदार है वह, लेकिन मैं बात कर रहा हूं आपसे और बता रहा हूं आपको, तो तीसरे अन्य पुरुष के लिए वह यूज हो रहा है, तो वहां पर हो जाएगा हमारा अन्य पुरुष, ठीक है। तो इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। अगला जो सर्वनाम है भैया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, देखिए, जहां पर हमने किसी निश्चित वस्तु का बोध ज्ञात नहीं हो पाता, वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा हमेशा। यानी कि जहां पर भी हमको ये लगता है कि सर्वनाम के अंतर्गत किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होगा, यानी कि डाउट है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, उसने कुछ नहीं खाया, कुछ में पता नहीं क्या पता चल रहा है क्या, कुछ नहीं खाया उसने, ठीक है। और दूसरा, कोई पूछे तो क्या कहोगे, तो कोई जो हो जाएगा इसमें, कोई पूछे तो कोई कुछ, ये जो होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है। जैसे मैं बोल दूं यार कि दरवाजे पे कुछ लोग हैं, दरवाजे पे कुछ लोग हैं, अब पता चल रहा है कितने हैं, काउंट पता चल रहा है, काउंटेबिलिटी है, नहीं है ना, पता ही नहीं चल रहा। और ऐसे मैं बोलूं कि कोई आया था, कौन आया था, फिर अब कोई आया था, पता ही नहीं चल रहा कौन था वो, ठीक है, आदमी थी, औरत था, बच्चा था, बूढ़ा था, पता ही नहीं चल रहा है। तो कोई और कुछ, ये हमारे साथ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चल पा रहा है इनमें कौन सा सर्वनाम था, ठीक है, कौन आया था, क्या था। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। ये थोड़ा इजी है भाई। किसी दूसरी बात का संबंध बताने के लिए इस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। तो संबंधवाचक में क्या होगा दोस्तों, आपका संबंध बताया जाएगा, जैसे कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ठीक है, यानी कि जैसा और वैसा, ये हमारा संबंधवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। अगला है देखिए, जो पाएगा सो खोएगा, ठीक है, जो पाएगा, जो और सो, यानी कि जैसा और वैसा, जो और सो, जो सो जिसकी उसकी, जहां पर भी आपको ऐसे वर्ड दिखे वहां पर आप मान के चलिएगा संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ठीक है। जहां पर भी आपको किसी बात का संबंध बताने के लिए प्रयोग शब्दार्थ दिखेंगे, तो वहां पे आपका हमेशा होगा संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। खासकर जो और सो में ज्यादा आता है ये क्वेश्चन, और जिसकी उसकी भी कई बार पूछ लेता है, ठीक है, जो सो हमेशा पूछता है संबंधवाचक में। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो सर्वनाम का प्रकार है भाई, ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक तो बहुत सिंपल है भाई, इस सर्वनाम का प्रयोग हमेशा प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाने में किया जाएगा। लेकिन आप समझना, थोड़ा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के जो शब्द हैं, जैसे कि कुछ और कोई, उनसे थोड़ा भेद आपको यहाँ पे स्पष्ट करना पड़ेगा प्रश्नवाचक सर्वनाम में। प्रश्नवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग होगा हमेशा दोस्तों, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, ये जो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, लेकिन साथ में प्रश्नवाचक वाक्य भी बनाते हैं, वाक्य को भी प्रश्नवाचक बनाएंगे, और आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी होगा इसमें, तो सब सिंपली आप पकड़ लेंगे इसको कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे मैं बोलूं, तुम देहरादून कब जाओगे, तो कब जो हो गया इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ऐसे मैं बोलूं, कौन आया था, तो कौन आया था भाई, पता ही नहीं चला कौन आया था, तो कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या गोलू आ रहा है, तो क्या जो हो गया इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया भाई प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में ज्यादा परेशानी नहीं होती आपको, ओके। चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट जो सर्वनाम का प्रकार है वो है निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक का मतलब, निज मतलब मैं, निज मतलब मैं, स्वयं के अर्थ में जो सर्वनाम प्रयोग होगा दोस्तों, वो कहलाता है निजवाचक, ठीक है। तो वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि मैं बोलूं, तो आप भला तो जग भला, एग्जाम्पल के लिए देखिए, आप भला तो जग भला, यानी कि आप मतलब मैं अगर ठीक हूंगा तो जग अच्छा हो जाएगा ना, तो आप जो शब्द है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। और ऐसे एक एग्जाम्पल और है, मैं यह कार्य आप ही कर लूंगा या स्वयं ही कर लूंगा, मैं यह कार्य स्वयं ही या आप ही कर लूंगा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, तो अपने से बड़ों का आदर, अपने से, तो अपना मतलब यहां पे क्या हो गया,
निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि अपने में मतलब हमें दर्शा रहे ना वो। तो जहां पर भी जो सर्वनाम स्वयं के अर्थ में प्रयोग होगा या वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेगा वहां पर निजवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, इसके उदाहरण है आप, स्वयं, खुद, स्वतः आदि। जैसे मैं बोलूं कि मैं स्वतः ही चला जाऊंगा, मैं स्वतः ही चला जाऊंगा, तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम। मैं यह कार्य खुद कर लूंगा, तो खुद भी क्या हो जाएगा आपका, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण दोस्तों बात ध्यान रखना, सर्वनाम का जो प्रयोग होता है संबोधन में नहीं होता है, यानी कि सर्वनाम में 7 ही कारक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं। अब ये भी कभी क्वेश्चन बन सकता है, बहुत अच्छा पॉइंट है। क्वेश्चन बन जाएगा कि सर्वनाम में कितने कारक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। तो सर्वनाम में आपके टोटल 7 ही कारक चिन्ह प्रयोग होते हैं। वैसे देखा जाए तो हिंदी में कारक चिन्हों की संख्या 8 होती है, लेकिन 8वां जो कारक चिन्ह है संबोधन, वो सर्वनाम में प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अच्छे से याद रखिएगा। बाकी जो सर्वनाम शब्द होते हैं दोस्तों, ये भी विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, इन पर भी दोस्तों लिंग, वचन और कारक का इफेक्ट पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो हमारे सर्वनाम शब्द होते हैं ये भी विकारी शब्द होते हैं। जैसे संज्ञा में देखा ना हमने, संज्ञा में भी शब्द जो थे विकारी थे, और ऐसे ही सर्वनाम भी जो होता है दोस्तों आपका विकारी शब्द होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज संज्ञा और सर्वनाम। आई होप अच्छे से आपकी समझ में ये आ गए होंगे। बाकी जो हिंदी का टेस्ट चल रहा है उसमें हम संज्ञा सर्वनाम के जो एमसीक्यूज है उनको टेस्ट में करवा देंगे, जो सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज चलती है हमारी। ठीक है, यूट्यूब पर। और बाकी देखिए रिवीजन के लिए आप उत्तराखंड का रिवीजन पूरा देखना है तो परीक्षा हमारी महाकुंभ और परीक्षा हमारी ज्ञान गंगा देखना आप। महाकुंभ में आपका डिस्क्रिप्टिव रिवीजन है उत्तराखंड जीके का, और ज्ञान गंगा में एमसीक्यूज है। और हिंदी का रिवीजन आपका ये हो रहा है हिंदी रिवीजन महाकुंभ से, साथ ही एमसीक्यू जो आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से मिल जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहीं पर आपसे विदा लूंगा मैं। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा कि अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। बाकी अपने घर के आसपास और जहां भी घूमने जाते हैं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा जिनका भी एग्जाम है वीडियो वीडियो का, वो ये जो फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट अभी चले हैं इनको जरूर लगाइएगा। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि हमारे लगाइएगा, किसी भी इंस्टीट्यूट के लगाओ, कहीं से भी आपको अगर वेल कंटेंट मिलता है तो आप उनके प्रैक्टिस सेट लगा के ही एग्जाम में जाना, क्योंकि प्रैक्टिस सेट एग्जाम से पहले बहुत जरूरी होते हैं। ओके, मैं आपको जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि।